कार्तिक के वहां आने की वजह से मेन टेबल पर माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। हेमंत माथुर के नेतृत्व में माथुर परिवार बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पवन के नेतृत्व में कुछ लोग शर्मिंदा दिख रहे थे। कार्तिक के पूर्व ससुर, सास, दादा, साली और बाकी लोगों ने भी उसे सीधे देखने तक की हिम्मत नहीं की। ये व्यक्ति कौन है? उसने ऐसे अवसर पर इतने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? और गार्ड ने उसे अंदर कैसे आने दिया? वो मेन टेबल पर क्यों बैठा है? वो हेमंत, डॉक्टर सचदेवा और बाकी सब लोगों के साथ खुशी से बात कर रहा है। ये युवक कौन है? मैंने हेमंत माथुर को किसी व्यक्ति के लिए इस तरह मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। टेबल के दूसरी तरफ विभोर जायसवाल और अन्य दो ने माया को कार्तिक को सीट पर खींचते हुए देखा। माथुर परिवार और बाकी सब उस व्यक्ति से बात करने में बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। डैड, वो व्यक्ति कौन है? मदन ने पूछा। विभोर ने ना में सिर हिलाया, क्योंकि वो कार्तिक को नहीं जानता था। ये सच था, उस समय मेन ब्रांच ने माया के परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। एक बेकार दामाद का उपहास करने का उन्हें पूरा अधिकार था, इसलिए वे कार्तिक पर ध्यान क्यों देते? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। माया और बाकी लोगों को बाद में आकर मुझसे मिलने के लिए कहना। हमें उनसे बात करके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। विभोर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। और ये युवक, माया के हाव भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच किसी तरह का रिश्ता होगा। माथुर परिवार और डॉक्टर पंकज दोनों एक दूसरे का खूब सम्मान करते हैं। हम माया के परिवार को पूरी तरह से जब्त नहीं कर सकते। तुम एक नई स्ट्रैटेजी शुरू करो और उन्हें हमारी मेन ब्रांच में आने दो। मदन और यश ने सिर हिलाया। उन्हें माया के परिवार से उनके सारे रहस्य जानने थे, जैसे कि वे जायसवाल परिवार से थे। सभी लाभ मेन ब्रांच से संबंधित होने चाहिए। हेलो अंकल, मिली ने पुकारा। कार्तिक ने गुस्से से सिर हिलाया, लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम मुझे अंकल कह रही हो तो क्या तुम्हारी दीदी को भी मुझे अंकल नहीं कहना पड़ेगा? हाँ, मिली दंग रह गई। हाँ, उसे क्या करना चाहिए? उसकी बहन की उम्र भी लगभग मेहरा अंकल के बराबर ही थी। वो दुविधा में थी। कार्तिक हंसने लगा। माया के साथ नजरों का आदान प्रदान करने के बाद उसने पवन और अन्य लोगों को देखा जो बगल में चुप खड़े थे। अरे, आपसे कितने लंबे समय से नहीं मिला। मेरे पूर्व ससुर और सास, साली और दादाजी। पवन और बाकी तीनों का डर के मारे गला सूख गया। माथुर परिवार ने जिस महागुरु को इतना महत्व दिया, वो वास्तव में कार्तिक ही था। वो वास्तव में उनका बेकार सा दामाद था जिसे वे कभी नीची दृष्टि से देखते थे। हालांकि वो लोग ये विश्वास नहीं करना चाहते थे कि ये वही व्यक्ति था। जब कार्तिक ने उन्हें मंद दृष्टि से देखा तो उसने अपनी ही बात को पलट दिया। ये वास्तव में वही था, उनके परिवार का दामाद। हाँ, कार्तिक लंबे समय से नहीं देखा। यामिनी हल्के से मुस्कुराई और सबसे पहले बोली। हाँ, 3 साल हो गए, कार्तिक ने कहा। यामिनी अवाक थी। सास के बारे में इस वाक्य ने उन्हें बहुत परेशान किया। यामिनी की आंखें पवन और अन्य लोगों को देखती रहीं और उन्हें बात करते समय सावधान रहने के लिए कह रही थी। पवन ने सूखी खांसी और एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ कहा, कार्तिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में तुम होगे। तुम तो ये भी नहीं जानते कि इन 3 वर्षों के दौरान मिकी ने तुम्हें कैसे और कितना याद किया। कार्तिक ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गिलास में खुद के लिए वाइन भरी। उसने एक हल्का घूंट लिया और
धीरे से कहा, हाँ, मिकी परिवार में अकेली थी जो मेरी परवाह करती थी। पवन और अन्य लोगों ने उसे सुना और उनके चेहरे एकदम से बदल गए। वे और कुछ नहीं बोले। उस समय कार्तिक के साथ ऐसा व्यवहार करना वास्तव में उनकी गलती थी। उस समय कार्तिक के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई बैकग्राउंड जिससे उन्हें माया की एक अमीर खानदान में शादी करने का अवसर खोने की उम्मीद थी। वे स्वाभाविक रूप से कार्तिक से नफरत करते थे। जीजा जी और मैं, मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। केतन ने अपनी ओर इशारा किया। माया ने अपनी आंखें उस पर घुमाई और बुदबुदाई, नहीं, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो कि कार्तिक कहां गया। क्या मैं यही नहीं चाहता? केतन बेशर्मी से हंस पड़ा। कार्तिक ने केवल माया और केतन को एक सुखद मुस्कान दिखाई। पवन और अन्य लोगों के लिए उसने कुछ नहीं कहा। माया ने दूसरों के प्रति कार्तिक का रवैया देखा। हालांकि वो इसके बीच में थी और शर्मिंदा थी। वो भी मदद नहीं करना चाहती थी। कार्तिक ने अपने पिछले विद्वेष की परवाह नहीं की और किशोर को औषधीय तरल दिया। वो पहले से ही बहुत आभारी थी। तब उन्हें वास्तव में उसकी इतनी बेइज्जती करने के लिए किसने कहा था? किशोर ने अपने चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ में औषधीय तरल को देखा। जिस निकम्मे दामाद ने पीछे मुड़कर देखा, वो वास्तव में उसका उद्धार करता था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो क्या कार्तिक और माया एक साथ रहें? क्योंकि वे अपने परिवार से चिपके रहना चाहते थे? नहीं। चाहे उन्होंने कार्तिक के बारे में कितनी भी शिकायत की हो, वे जो चाहते थे वो तब तक करेंगे जब तक कि वे शशांक बब्बर को जायसवाल परिवार के पास नहीं लाते और उसे पूरी तरह से अपमानित नहीं करते। दरअसल वे सभी जानते थे कि शशांक बब्बर ने क्या किया। ये सिर्फ एक मौन समझौता था। आखिरकार शशांक बब्बर और कार्तिक की तुलना में ये एक जुगनू की तुलना उज्जवल चंद्रमा से करने जैसा था। ये इस रवैये के कारण भी था कि कार्तिक ने उनके साथ अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था। केवल माया ने हमेशा की तरह उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। कार्तिक को उसे गलत समझने से रोकने के लिए उसने हर संभव तरीके से उसकी देखभाल की। दुर्भाग्य से अंत में वे दोनों अभी भी अलग होने के अपने भाग्य से बच नहीं पाए। पायल ने चुपके से कार्तिक को एक लुक दिया। उसे याद आया कि 3 साल पहले उसके दिल में सबसे बड़ी बहन ने जिस कार्तिक से शादी की थी, जो एक अनाथ था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो बड़ी निराश हुई। माया एक चमकदार अस्तित्व होना चाहिए। उसने सोचा कि माया की जिंदगी कार्तिक द्वारा बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन क्या उसने सचमुच अपना जीवन बर्बाद कर दिया? या क्या उसे एक सच्चा घर मिला? वो केवल इतना जानती थी कि उस समय माया जब भी घर लौटेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये इस आदमी की वजह से था। अंत में पवन और अन्य केवल आहें भर सके। वे वास्तव में गलत थे। वे लाभ और घमंड से अंधे हो गए थे। वर्तमान कार्तिक 9 स्वर्गों का एक दिव्य अजगर था। वे उसके ऊपर चढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अचानक मेन टेबल पर माहौल बहुत अजीब हो गया। माथुर परिवार और डॉक्टर पंकज के लोग बीच में नहीं आए। कार्तिक और जायसवाल परिवार का मामला उन्हें खुद ही आपस में सुलझा लेना चाहिए। वे सिर्फ बाहरी लोग थे। हालांकि वे जानते थे कि भविष्य में माया और केतन के अलावा जायसवाल परिवार में किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में वे भविष्य में केवल कार्तिक से जुड़े लोगों पर ही ध्यान देंगे। एवरीवन, ये एक दुर्लभ नाइट डिनर है। सब लोग प्लीज आइए और इस डिनर को एंजॉय कीजिए। मानव ने माहौल को हल्का करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। आखिरकार ये डॉक्टर पंकज को आमंत्रित करने के लिए रात का खाना था।
ये बहुत ऑफिशियल होता तो अच्छा नहीं होता। सब लोगों ने खाने की शुरुआत की। डिनर के दौरान मानव माथुर परिवार के वर्तमान कुलपति के रूप में बोलने के लिए मंच पर गए। मुख्य कारण इंपीरियल मेडिकल हैंड के आगमन का स्वागत करना था। साथ ही ये भी जश्न मनाया जाना था कि उनकी छोटी बेटी की हालत आखिरकार ठीक हो गई है। डॉक्टर पंकज और ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर के साथ दवा स्वाभाविक रूप से बीमारी को ठीक कर देगी। सूट में एक आदमी मुस्कुराया और कहा, यह सही है। डॉक्टर पंकज और ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर असली चमत्कारी डॉक्टर हैं। माथुर परिवार ने डॉक्टर पंकज और पुराने कुशल डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए इस पर्व का आयोजन किया। हॉल में लोगों ने एनिमेटेड चर्चा की। वे सभी सोचते थे कि डॉक्टर पंकज ने ही मिली की बीमारी को ठीक किया था। मानव ने भीड़ को शांत करने का इशारा किया। हॉल जल्दी से शांत हो गया और सभी ने उसकी ओर देखा। सब लोग ध्यान से सुने। इस बार ये डॉक्टर पंकज नहीं थे जिसने मेरी बेटी की बीमारी का इलाज किया। कोई और है जिसने मेरी बेटी की बीमारी को ठीक किया है। मानव ने कहा। हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या वो डॉक्टर पंकज नहीं थे जिसने उसकी बीमारी को ठीक किया था? जिन्होंने मेरी बेटी को ठीक किया है वो हैं डॉक्टर पंकज के दोस्त ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर और माथुर परिवार के विशिष्ट अतिथि मिस्टर कार्तिक मेहरा। मानव ने अपना सिर उठाया और कार्तिक को सभी से मिलवाया। जब उन्हें पता चला कि बीमारी को ठीक करने वाला कार्तिक था, जो उस जगह से हटकर दिखता था और आरामदायक कपड़े पहने हुए था और जिसने बीमारी को जड़ से ठीक किया था, ये सुनते ही वे सभी तंग रह गए। डॉक्टर पंकज और कार्तिक ने अवाक होकर एक दूसरे को देखा। मानव ने कहा कि वे दोस्त थे, लेकिन वास्तव में वो डॉक्टर पंकज को मान दे रहा था। आखिरकार वो मिली की सर्दी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका, इसलिए उसने कार्तिक के चिकित्सा कौशल को डॉक्टर पंकज के समान स्तर पर रखा। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि डॉक्टर पंकज जिस व्यक्ति को यहां लाया है उसने बीमारी ठीक कर दी है। ये अस्पष्ट था और डॉक्टर पंकज का मान भी कहीं नहीं जाएगा। उसी समय कार्तिक की पहचान डॉक्टर पंकज के समान स्थिति में रखी गई थी। वो उन दोनों को खुश करने की कोशिश करने पर भी उनमें से किसी को भी नाराज नहीं करेगा। तो वो कार्तिक है, माया का एक्स हस्बैंड। टेबल के एंड में विभोर और अन्य बैठे लोगों को एक एहसास हुआ। माथुर परिवार में जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति से उनकी दोस्ती हुई थी, वो वास्तव में वही था जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था और उसे नजरअंदाज कर दिया था। एक बेकार इंसान जिसे वो माया की सबसे बड़ी गलती समझा करते थे। जायसवाल परिवार एक बड़ा परिवार बनना चाहता था, इसलिए जायसवाल परिवार के शिष्य उन बड़े परिवारों के लोगों के करीब आने की कोशिश करते थे, जैसे कि शादी के माध्यम से। इसलिए जब उन्होंने सुना कि माया की शादी एक अनाथ से हुई है और ये कि दूसरी पार्टी कचरे का एक टुकड़ा है जिसने परिवार में शादी कर ली है, तो मेन ब्रांच से मजाक करने वाली आवाजें आने लगी। जैसा कि अपेक्षित था, जिन्हें मेन ब्रांच से निकाल दिया गया था उनका कोई भविष्य नहीं था। उस समय उन्होंने यही सोचा था और अब वो कचरा पहले से काफी बदल चुका था। डिनर समाप्त होने के बाद सभी एक के बाद एक लौट गए। कार्तिक ने भी जाने की योजना बनाई, लेकिन माया ने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि वो चाहती है कि वे दोनों एक साथ वहां से जाएं। उन दोनों के बीच की बात को पहले ही स्पष्ट रूप से समझाया जा चुका था, लेकिन वो महसूस करती रही कि उनके बीच अभी भी एक बाधा है। इसलिए माया उसे तोड़ना चाहती थी। वो इस बात को अब और जाने नहीं देना चाहती थी। कार्तिक जानता था कि माया क्या सोच रही है। वो मुस्कुराया और उसने भी मना नहीं किया। वे दोनों धीरे धीरे पास्ट में लौट आएंगे। आखिर दोनों के दिल शुरू से लेकर आखिर तक बस एक दूसरे के ही थे। कार्तिक और माया अभी होटल से बाहर निकले ही थे
कि 3 लोग उनके सामने से गुजरे। वे थे विभोर, उसका बेटा और उसका पोता। मिकी, क्या आप इस सज्जन को हमसे मिलवाना नहीं चाहते? विभोर ने कृपया कहा। उसका चेहरा मुस्कान से भरा था। जो नहीं जानते थे वे यही सोचेंगे कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। बड़े दादाजी, माया ने स्पष्ट रूप से पुकारा, लेकिन विभोर की निगाहें हमेशा कार्तिक पर टिकी रहीं। हालांकि दूसरी पार्टी माया के दादाजी के भाई थे। कार्तिक को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अरे, मेरे दादाजी आपसे बात कर रहे हैं। आप नियमों को नहीं देख जानते, इसलिए आपको पहले ही माया को मेरे दादा के रूप में संबोधित करना चाहिए था। आप नियमों को नहीं जानते हैं। यश ने देखा कि कार्तिक हिला डुला नहीं था और कुछ कह भी नहीं रहा था। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बूम! कार्तिक, यश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे वो एक घातक दुश्मन का सामना कर रहा था। उसका शरीर बर्फीला था। छप छप। यश अस्थि भेदी ठंड को सहन नहीं कर सका। वो बिना किसी छवि के कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। यश की हालत देखकर माया भी चौंक गई और उसने कार्तिक की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्या विभोर और उसके परिवार को कार्तिक के गुस्से का सामना करना होगा, या माया उन्हें कार्तिक के प्रकोप से बचाने में कामयाब हो जाएगी?